का स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दूसरे चरण का रण इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। तमाम मतदाता इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आगाज करते हैं। मेरी सहयोगी सुरभि इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है। सुरभि। बिल्कुल अतुल जी, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे पहले हमने बरेली से जुड़ी एक खबर बताई थी जहां पर 2 ऐसे पोलिंग बूथ की संख्या बताई जा रही थी जहां पर ईवीएम मशीनें खराब होने की खबर आई। लेकिन एक बार फिर बरेली से खबर है जहां पर बहेड़ी की बूथ संख्या 118 पर ईवीएम खराब हुई है। साथ ही एमजीएम इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीनें जो लगाई गई थी वो भी खराब हो गई। पोलिंग बूथ संख्या 170 पर भी ईवीएम मशीनें खराब हुई है। लेकिन हालांकि राहत भरी बात यह है कि जैसे ही सूचना अफसरों को मिली, अफसरों ने तुरंत ईवीएम मशीनों को बदला है। तो ऐसे में जो मतदाता केंद्रों तक मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अब ऐसे में मतदाताओं को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो अपना वोट डाल सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से जो खबर सामने आई सबसे पहले बरेली से, जहां पर 426 और 429 पोलिंग बूथ संख्या बताई जा रही थी, ईवीएम मशीनें खराब हुई। हालांकि वहां पर लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब जो संख्या 170 और 118 की बात की जा रही है, यहां पर तुरंत ही अफसरों ने ईवीएम मशीनों को बदल दिया है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर अगर जब हम बात चुनाव को लेकर के करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 9 जिलों में वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। और इस बीच जो खबर सामने आ रही है अतुल जी, मैं आपको एक बार फिर ये जानकारी दे दूं कि एमजीएम इंटर कॉलेज ये जगह बताई जा रही है जहां ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने है। हालांकि अफसरों ने इसे तुरंत ही बदल दिया है। अतुल जी। बिल्कुल सुरभि, और मेरी सहयोगी सुरभि जो जानकारी दे रही थी कि कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की समस्या तो आई, लेकिन उसे दुरुस्त कर लिया गया है और फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थोड़ी सी समस्या के बीच में मतदाता डटे हुए हैं मतदान करने के लिए। इस बीच में मेरे सहयोगी रंजीत जुड़ रहे हैं बरेली से। रंजीत, रुहेलखंड की तस्वीर क्या कहती है? यह दूसरा चरण है, पश्चिम यूपी का कुछ हिस्सा और रुहेलखंड, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि एक तरीके से गढ़ माना जाता है बीजेपी का, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनौती है, यह विपक्ष दावा कर रहा। रंजीत, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि बरेली से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़े हुए थे। और रुहेलखंड की भी इस बार महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि यहां विपक्ष का दावा है कि चुनौती हर तरफ खड़ी है और बड़ी है। सवाल इस बात का था कि जाटलैंड या पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रथम चरण के 58 सीटों पर जब मतदान हुआ उस वक्त में क्या तस्वीर निकल कर आई, और जब दूसरा फेज यानी सेकेंड राउंड जब यहां पर शुरू हो चुका है उस वक्त वो जाटलैंड का हिस्सा या फिर रुहेलखंड का हिस्सा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका किसके लिए निभाएगा। रंजीत एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, रुहेलखंड की महत्वपूर्ण भूमिका, बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है, लेकिन चुनौती की बात हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? रंजीत, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आप तक जा रही है? रुहेलखंड की बात करूं तो रुहेलखंड में बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होकर आई थी और खास तौर पर मेयर का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। लेकिन इस बार के चुनाव में जातिगत समीकरण और परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बरेली मंडल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हम कैंट सीट में इस समय खड़े हुए हैं। कैंट सीट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी से सुप्रिया एरन हैं जो कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद भारतीय समाजवादी पार्टी में आ गई थी, और भारतीय जनता पार्टी से संजीव अग्रवाल हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की भी टक्कर देखी जा रही है। वहीं 9 विधानसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी सीटों पर समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है बरेली से। बिल्कुल रंजीत, जैसा आपने कहा, सुप्रिया का आपने जिक्र किया और कहा कि बीजेपी ने पिछली बार तो क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार चुनौती की बात हो रही है। लेकिन एक आम मतदाता के मिजाज को हम कैसे देखें रंजीत, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, समर्थक अपनी जीत का, अपनी पार्टी की जीत का, अपनी नेता की जीत का दावा करते हैं, लेकिन मुद्दों का भी उसी बीच में जिक्र होता है। क्या बरेली उस तमाम जगह के हिस्सों को अगर देखें जो उससे जुड़े हुए हैं, वहां पर व्यापार से लेकर तमाम मुद्दे रहे हैं, इन चीजों का जिक्र हो रहा, या फिर वही बातें जो कि जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती हैं जैसा आपने जिक्र किया, या फिर कहा जाता है कि इससे इतर एक कैंडिडेट की छवि उसको उभारती है, उसके आधार पर चुनाव होता है, यह है क्या?
आपने सही कहा, कैंडिडेट की छवि कहीं ना कहीं निखारती है। यहाँ पर कैंडिडेट जो भी खड़े हुए हैं, जितने भी, वो कहीं ना कहीं साफ छवि के हैं। वहीं देहात क्षेत्र की बात करें तो देहात क्षेत्र में कई सारे मुद्दे हैं, खास तौर पर किसानों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, वहीं आवारा पशुओं का मुद्दा है। तो देहात क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिख रही है। वहीं शहर और कैंट की बात करें तो शहर सीट से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत दावेदारी मजबूत कर रही है। वहीं कैंट सीट से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टक्कर लग रही है। वहीं कुछ मतदाताओं से जब बात करी गई थी तो सब मतदाताओं का अपना अपना मत था कि उनका कहना था कि हम विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कुछ का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करा है, राम मंदिर का निर्माण कराया है, धारा 370 हटाई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अभी भी अपने अपने विचार हैं और उन्हीं विचारों पर, विकास के मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। चलिए, बड़ी बात रंजीत आपने बताई कि मंदिर भी मुद्दा है यहां पर, विकास भी मुद्दा है यहां पर, छवि भी यहां पर अपने आप में लोगों के लिए एक मुद्दा होगा। बहुत शुक्रिया रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौजूदा दौर में सबसे अहम बात यह थी कि किस आधार पर चुनाव होगा, क्योंकि जब भी हमने देखा, खासतौर से उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में जब चुनाव होता है तो जातीय समीकरण, धार्मिक आधार पर ये बातें निकल कर आती हैं, लेकिन विकास का जिक्र लगातार उसी बीच में होता है। वो सारे मुद्दे जो कि सरकार के रहते योजनाओं के तौर पर लागू करने की बात होती है, अगर नहीं हो पाया तो उसको भी मुद्दा विपक्ष बनाता है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। रुहेलखंड का हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद हम दूसरे चरण के जितनी भी सीटें उस पर जाएंगे। रुहेलखंड की भूमिका को इस बार आप कैसे देखते हैं? बीजेपी का पिछला जो वहां पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट रही और इस बार चुनौती के तौर पर जो कहा जा रहा कि चुनौती वहां पर भी है, आपको लगता है कि हां, ग्रामीण और शहरी अंचल में ये बात है? बिल्कुल सही बात है। ये है वहां पर आप देखें, रुहेलखंड जो है जिस तरीके से बना हुआ है, और संतोष गंगवार जो वहां से आते हैं बरेली से, क्या आप उनके उस लेटर को भूल सकते हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा था, ओपन लेटर, जो बाद में मीडिया में जो है वायरल भी हुआ जी। तो एक साफ छवि के और इतने विनम्र सौम्य व्यक्ति हैं, और जिस तरह से वो जीतते चले आए, फिर उसके बाद उनकी नाराजगी हुई कोरोना के समय में और उन्होंने एक लेटर लिखा, वो जो है लोगों को बीच में एक प्रचारित है, वो एक मुद्दा है वहां पर। और बरेली के जो छोटे बड़े व्यवसायी हैं, जिनके ऊपर जो है काफी लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं, यदि उनका व्यापार भी डिस्टर्ब हो गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। और किसानों की हम बात करते हैं तो देखिए, जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती का मतलब यह है कि गन्ने का भुगतान को लेकर जो है हमेशा जो है चर्चा रही है, विवाद का विषय रहा है कि 14 दिन की बात होती है, लेकिन कोई भी पार्टी अभी तक ऐसा करा नहीं पाई है। तो ये जो किसानी है वहां पर बहुत महंगी है, चाहे वो खाद हो, बीज हो, ये बहुत महंगा हो चुका है। बिजली की समस्या है, यदि आप एक ट्यूबवेल भी लगाने जाते हैं तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में लग रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी सरकार में ये लगभग 9200 रुपए के आसपास का फिगर हमारे सामने आया है। यदि मैं कहूँगा इतना महंगाई हो चुकी है, यदि हम खेत में अगर जुताई करते हैं तो हल जो लगता है वो भी महंगा हो गया, यानी कि कृषि के इक्विपमेंट है वो भी महंगे हो गए हैं। तो किसानों के लिए ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यदि किसानी महंगी है, उसका भुगतान यदि समय से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती है, जो कि शहरी जीवन पर भी असर डालती है, क्योंकि जब वो गन्ना बिकेगा तो उससे जो है वो पूरा अपना नहीं। लेकिन अजय जी, आपने तुलना की कि समाजवादी पार्टी के दौर में और इस दौर में बहुत अंतर आया है, महंगाई वाकई मुद्दा है, लेकिन महंगाई के बीच में हमने बहुत सारे लोगों को सुना, एक आम मतदाता को सुना कि उसके लिए विकास की बात तो है लेकिन राष्ट्रवाद की बात भी है। अगर समाजवादी पार्टी के दौर में गन्ने भुगतान की बात करें तो उसकी तुलना में बीजेपी के दौर में कहीं ज्यादा हुआ है, ये भी सच्चाई है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, ये और कड़वी सच्चाई है। इन तमाम बीचों के बीच में भरोसा की होता है कि किस पर हम भरोसा करें। क्या आपको लगता है कि हाँ, कानून व्यवस्था, ग्रामीण अंचल की समस्याएं, किसानों की दिक्कतें, रुहेलखंड की अपनी समस्याएं, उन तमाम चीजों को अगर हम क्लब करें तो किस तरफ जनता अपना भरोसा जाहिर कर पाएगी? एक कैंडिडेट के तौर पर पहचान करेगी या फिर एक पार्टी के नेता के तौर पर, पार्टी के तौर पर? देखिए, कैंडिडेट के तौर पर मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के तौर पर चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी पूरी तरह से जो है वहां से नकार दी जाएगी, लेकिन नुकसान में जाएगी। और इसीलिए जो है 80 बनाम 20 की बात बार बार हो रही है। अभी जैसे भी बात आई, मंदिर का मुद्दा आ गया, आपके रिपोर्टर खुद बता रहे हैं जी, यदि मंदिर का मुद्दा है। ठीक है अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मेरे सहयोगी सुरभि इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर मौजूद है। सुरभि,
बिल्कुल अतुल जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं, जो कि वोट प्रतिशत को लेकर के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। अभी अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अभी तक जो सहारनपुर के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो केवल 10% ही मतदान हुआ है और सुबह बिजनौर में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ, जबकि सहारनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 10% मतदान मैंने आपको जिस तरीके से जिक्र किया है, बिजनौर में 9 बजे से लेकर के अभी तक 9% का मतदान बताया जा रहा है। जबकि अमरोहा का अगर जिक्र करते हैं, अमरोहा में 9 बजे तक 7.6% मतदान हुआ है और संभल में 9.1% मतदान हुआ है, जबकि शाहजहांपुर में 7.8% मतदान हुआ है। और खास तौर पर अगर इन सीटों पर गौर फरमाया जाए तो 40 सीटों पर 30 से 55% मुस्लिम वोटर्स अपना एक तरीके से अगर हम पकड़ की बात करें तो पकड़ रखते हैं और ऐसे में मतलब यही होता है कि सीटों पर मुस्लिम वोटर्स इस वक्त काफी निर्णायक स्थिति में मौजूद नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी इसी चुनाव में अगर देखा जाए तो 2017 के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें हालांकि भाजपा का दबदबा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपना खाता बखूबी खोला था और बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। और इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इन्हीं क्षेत्रों में यानी कि इन्हीं 9 जिलों में एक बार फिर से बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकती है, क्योंकि आंकड़ों को देखा तो मुस्लिम और दलित बाहुल्य इन क्षेत्रों में स्थित कुल 55 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 2017 में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटों समाजवादी पार्टी को मिली थी 15 सीटें। और वहीं अगर कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे 2 पर केवल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने जिन 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी उसमें से 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके विधानसभा तक पहुंचे हुए थे। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से अभी तक जो वोट परसेंटेज सामने आ रहे हैं अतुल जी, तो ऐसे में ये वोट परसेंटेज क्या अभी बढ़ेगा? बिल्कुल सुरभि, लेकिन हम ये अपने तमाम जो जनता है उनसे अपील भी हम करते हैं। इंडिया न्यूज लगातार इस बात पर फोकस करता है कि मतदाता मतदान करने जरूर पहुंचे। और जैसा आपने मत प्रतिशत अभी बताया है कि सुबह 9 बजे तक के आंकड़े क्या थे, कुछ हो सकता है कमी हो, कुछ जगहों पर समस्याएं भी आई, लेकिन मतदान केंद्रों पर रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा। अमरोहा मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी पहुंचे हुए हैं। जतिन, अमरोहा की तस्वीर क्या कहती है और किस तरीके का गणित है यहां पर, जातीय से लेकर धार्मिक तक? कैंडिडेट के तौर पर अगर देखें तो यहां पर बड़े बदलाव की बात भी थी और उसके साथ साथ दावे भी बड़े किए गए थे कि इस पूरे बेल्ट का असर दिखाई देगा चुनाव पर। देखिए बिल्कुल जो चुनौती है इस बार वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को लेकर है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें बीजेपी की जो समीकरण है वो मैं आपको समझा देता हूं, तस्वीरें साथ साथ दिखा देता हूं। मतदान का प्रतिशत हम आपको बता देते हैं, 9 बजे तक 7.65% जो मतदान है वो हुआ है। तमाम लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। समीकरणों की आपने बात की तो मैं अमरोहा सीट के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो सदर सीट है वहां पर जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के वो 4 बार के विधायक हैं और साथ साथ उनका जो मुकाबला है अगर हम जब हमने बात भी की तो त्रिकोणीय है, ये कहा जा सकता है। आप देखिए तस्वीरें देखिए, साथ साथ ये मतदान केंद्र की हैं और जो लोग वोट देकर बाहर आ रहे हैं उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? फातिमा। वोट किस मुद्दे पर आप देकर आए हैं, क्या आपको लगता है? बस जनता सही सलामत रहे, देश का प्रधान सही होना चाहिए जो सबकी देखभाल कर सके, कारोबार चला सके जी, जो परेशानी है वो खत्म हो जाए जी। यही मुद्दे हैं या इसके अलावा भी कुछ? जी बस यही है। तो देखिए आप यहाँ पर जो लोग हैं उनको सुन रहे हैं। युवा एक हमारे साथ हैं जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी वोट डाला है। ये बताइए किस मुद्दे पर वोट डाला है? सर इससे बढ़िया अखिलेश से बढ़िया सरकार नहीं है। वोट किस मुद्दे पर डाला है? हम की पार्टी का नहीं पूछ रहे हैं। हमने वोट इस मुद्दे पे डाला है कि साइकिल जो है वो बढ़िया है अपनी, उससे बढ़िया सरकार नहीं चलती है। तो विकास करेगी साइकिल? बिल्कुल इंशाल्लाह विकास करेगी। और पहले भी तो यहाँ से सपा के ही जो विधायक हैं वो सपा के ही विधायक रहे हैं, तो उन्होंने विकास आपको लगता है किया है? नहीं। आप बताइए वोट डाल दिया? पहले बताइए। डाल लिया, ये आएगा। किन मुद्दों पर डाला है? हमने विकास के लिए डाला है। विकास इन्होंने 20 साल में कुछ भी नहीं किया है, इस वजह से हमने इनके खिलाफ किया है वोट। तो आपको लगता है बदलाव इस बार इस सीट पर है? बिल्कुल बदलाव है, बदलाव आएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नवेद आजादी जीतेगा। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। समीकरण की अगर पूरे जिले की बात करते हैं तो 60% हिंदू आबादी है और 38% मुस्लिम आबादी है। लेकिन अगर अमरोहा की सदर सीट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा है। इस तरह से समीकरण देखें तो कुल मिलाकर लोग विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, समीकरणों को भी वो अपने जहन में रखते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी
बिल्कुल सही कहा जतिन आपने कि विकास का मुद्दा तो है, लेकिन जो मतदाता थे, आपने जब बात की तो उनकी बातों से एक झलक तो निकल कर आ गई है। इंटैक्ट कौन कहां पर है, ये तस्वीर भी साफ उभरती दिख रही है। लेकिन समीकरण अगर वोटिंग परसेंटेज को हम लेकर देखें, या फिर कितना परसेंट किसका वोट है धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, हालांकि इन चीजों का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये होती है। तो उसके हिसाब से सीट का बंटवारा भी होता है, कैंडिडेट भी खड़े किए जाते हैं, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। जतिन, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ ओमपाल जुड़ चुके हैं रामपुर से। बहुत स्वागत है ओमपाल आपका, क्योंकि ये जो जगह है रामपुर की, इस वजह से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आजम खान का इस चुनाव में ना होना और आखिरी दौर में जाकर वहां पर अखिलेश यादव उनके नाम पर उनको अपनी पार्टी का महत्वपूर्ण एक किरदार बताकर उनके बेटे से लेकर अपने तमाम पार्टी के अन्य कैंडिडेट के लिए वोट मांगना असरदार रहा क्या? ओमपाल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें आप। ठीक है, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ ओमपाल बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनकी तमाम सारी चीजों को समझकर, क्योंकि सुबह सुबह मैं सबसे पहले उसी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा जहां पर आजम खान अपना वोट डालने के लिए हर बार पहुंचते थे। हालांकि इस बार वो नहीं पहुंचेंगे। उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो वहां पर जो लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे, उनके चेहरे से, उनकी बातों से, उनकी तमाम सारी चीजों को लेकर जो हमने अपने मन में विचार किया, वो आपको बता रहा हूं। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो, इस सीट पर कोई बदलाव नहीं हो। उनके लोग, उनके वोटर, उनके सपोर्टर तो अब यही चाहते हैं कि इस बार यहाँ की सत्ता उन्हीं के हाथ में रहे और उत्तर प्रदेश की सत्ता बदले। आजम खान यहाँ नहीं है, लेकिन उनके वोटर यहाँ हैं। और सोचिए ना, आजम खान को रामपुर के वोटरों की नब्ज पता है और रामपुर के तमाम लोगों को यह भी पता है कि वो सलाखों के पीछे हैं। उधर जो विपक्ष है, आकाश हनी सक्सेना, एक बड़ा नाम, जिन्होंने आजम खान जैसे एक बड़े रसूखदार नेता के खिलाफ जो सबूत दिए, केसेस दर्ज करवाए, उसी में उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा और वो बंद है। तमाम सारी चीजों में अभी फैसला बाकी आना भी है, क्योंकि कोर्ट के फैसले तो कोर्ट से होते हैं, लेकिन अभी जो जनता के फैसले हैं, जो आवाम के फैसले हैं, आज आवाम का फैसला हो रहा है कि ठीक है, आज आवाम का फैसला होना है। और जो रामपुर का हम जिक्र कर रहे थे, ओमपाल हमें बता रहे हैं कि देखिए वहां पर एक सिंपैथी फैक्टर भी जरूर है और इस वजह से उनके समर्थक यानी आजम खान के समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक, ये इंटैक्ट है। लेकिन रणनीति होती है हर पार्टी की। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से मजबूत रणनीति बना रखी है, बाकी अन्य दल भी अपना किरदार वैसे ही निभा रहे हैं। दावा किसी का कम नहीं है, इसलिए हम अब ये नहीं कह सकते। आज चूंकि मतदान का दौर है, दूसरा चरण का जो रण है, इस वक्त मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले, मतदान करें, सबसे प्रमुख बात यह है। मेरे सहयोगी रोहित सोनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, उत्तराखंड की तस्वीर क्या कह रही है? बदलाव एक परंपरागत व्यवस्था रही है उत्तराखंड में, देवभूमि में, लेकिन दावे किए गए कि इस बार वो परंपरा टूटेगी। यहां पर 3-3 किरदार बदले इस सरकार के दौर में, लेकिन अब कुमायूं क्या कहता है, गढ़वाल क्या कह रहा, पहाड़ और मैदान क्या कह रहा? बिल्कुल, देखिए अगर कुल मिलाकर देखें तो शुरू से ही उत्तराखंड की परिपाटी रही है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है। उस समीकरणों पर गौर करें तो इस बार जो नंबर आता है कांग्रेस का नंबर आता है, लेकिन अगर जो अभी फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी की भी दस्तक हो गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा भी पुरजोर तरीके से जो है चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समीकरण थोड़े बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जो प्रदेश की जनता है उसके शुरू से जो मुद्दे रहे, खासकर प्रदेश के जो मुद्दे रहे वह विकास के मुद्दे रहे, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही जो यहाँ की जनता की मांग रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हमारी वह डेवलप होनी चाहिए। हालांकि अन्य राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अन्य होने की वजह से यहाँ पर विकास एक अहम रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास को पहुंचाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती शुरू से ही रही है। ऐसे को लेकर के राज्य सरकार कोशिश करती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में न सिर्फ सड़कें पहुंचे बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए और यहाँ की जनता भी यही मांग करती है। लेकिन शुरू से ये देखा गया कि अभी तक जो तमाम सरकारें रही हैं, तमाम सरकारों ने कोशिशें तो की हैं, लेकिन अभी तक जो अमली जामा पहनाया जाना चाहिए विकास का, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में, वह नहीं पहुंचा जा सका। यही वजह है कि प्रदेश से लगातार पलायन भी होता रहा है और खासकर अगर बात करें तो जो वहाँ के नेता भी वह खुद भी पलायन हो रहे हैं।
तो ऐसे में गंभीर समस्या यही बन जाती है कि जनता किसे चुने। हालांकि दो ही पार्टियां मुख्य रूप से राज्य में काबिज नहीं है, तो ऐसे में लोगों के पास दो ही विकल्प बचते हैं। हालांकि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी ऊपरी है, सपा बसपा भी इस बार पूरी मजबूत साथ मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मूड इस बार थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर भी झुकाव लोगों का बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं, तो यानी रोहित, बदलाव इस बार दो पार्टियों से इतर भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है, तो ये चीज धरातल पर दिख रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी पूरी जो तरीके से जो है धरातल पर काम कर रही थी, और जिस तरह पिछले 1.5 से 2 सालों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हुई है, तमाम घोषणाएं की गई है, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही गई है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अब देखना होगा कि अब जब परिणाम आएंगे तो उस परिणाम में किसके ऊपर भरोसा जनता का दिखाई देगा। वो चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, वो चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर इस वक्त चुनौती बड़ी है। कुछ नई पार्टी, नए चेहरे, उनका भी इस वक्त प्रभाव दिख सकता है या दिखने का दावा हो रहा, लेकिन जनता को ही तय करना है। हम सिर्फ इतना उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं। हमारे तीनों सहयोगी भी लगातार उन जगहों पर बने हुए हैं, चाहे जतिन की बात करें, चाहे ओमपाल की बात करें, रोहित की बात करें, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं कि असल में मतदाता का मिजाज क्या है, लेकिन उनके मन में चाहे जो हो उस आधार पर वो अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। हमारी अपील इतनी है। बहुत शुक्रिया जतिन आपका, ओमपाल आपका और रोहित आपका। तो मौजूदा दौर में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई और वोटिंग परसेंटेज भी आपको लगातार बता रहे थे। इस बीच में हमारे सहयोगी ने संतोष गंगवार साहब से बात की, जरा सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी, उनसे बात करते हैं। वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। क्या है बरेली के रुझान और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में है उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। सर आज अपने मत का प्रयोग करने आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक बहुत लंबे समय से आपका राजनीतिक कैरियर रहा है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, बात दुरुस्त है। ये बात सही है कि मतदान एक आवश्यक हिस्सा होता है और किसी को भी इससे अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए। मैं अभी तत्काल पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग जो अभी नज़दीकी है यहाँ करना चाहता हूँ। पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मतदाता जिस ढंग से 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा व्यक्त कर रहे हैं और एक अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन भी बना रहे हैं। आप हिजाब जो है वो बड़ा चर्चित है इस समय, चुनाव के दौरान हिजाब को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये मानता हूँ हिजाब कोई हिस्सा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विकास हिस्सा है। जिस ढंग से योगी और मोदी जी मिलकर काम कर रहे हैं, सब विश्वास भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उन्हें लग रहा है कि एक अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। सुशासन और राशन दो बड़े फैक्टर हैं जो इस बार देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। लोगों को मुफ्त राशन मिला है कोविड के दौरान, जबकि अपराध मुक्त शासन का भी दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से दोनों काम भी हैं कि हम जहां भी जाते हैं अपने आप गरीब परिवारों के लोग इस बात की बात करते हैं कि कमाल की सरकार है जो पिछले 1 साल से मुफ्त राशन दे रही है। और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि अब लड़कियां। तो संतोष गंगवार को आप सुन रहे थे, बड़े ही वरिष्ठ नेता, लेकिन जैसा इसके पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि बीच में कुछ नाराजगी थी, लेकिन इस बार फिर से इंटैक्ट होकर अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए जीत की बात कहते हुए हमारे साथ इस वक्त राजेश्वर सिंह साहब जुड़ चुके हैं। राजेश्वर सिंह जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा, लेकिन इस बार वो राजनीतिक तौर पर सेवा देने आए। राजेश्वर जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू, नमस्कार। राजेश्वर जी, पुलिस महकमे में रहते हुए तो आपने कई ऐसे काम किए जिसको आज भी यादगार के तौर पर लोग याद रखते हैं, उनके जहन में वो बात होती है, लेकिन राजनीति में आपका अचानक से जब उतरना हुआ, उभरना हुआ और फिर उसके बाद आपके नाम की चर्चा होने लगी, खुद कैसा महसूस कर रहे थे? आपकी कितनी बड़ी और कितनी अलग जिम्मेदारी दे दी गई आज के दौर में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना जो प्रशासनिक अनुभव है, जो कानून की जानकारी है और जो कानून की पढ़ाई करी है, अब उस अनुभव का इस्तेमाल करके जनता की सेवा करनी है, जनता के लिए अच्छे कानून बनाने हैं ताकि ये अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी राजनीति से बाहर हो जाएं और अच्छी योजनाएं बने। युवाओं का भविष्य मुझे अच्छा करना है, युवाओं के लिए काम करना है, उनको रोजगार के अवसर दिलाने हैं, बेटियों को अच्छी जगह एडमिशन कराना है, स्कॉलरशिप्स दिलानी है। मेरा लक्ष्य है बहुत, यही एक
लक्ष्य सपना लेके आया हूँ कि हर युवा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, और वो युवा करना चाहता है। हर युवा अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करना चाहता है कुछ ना कुछ काम, उसको अवसर मिलने चाहिए। ये मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट लक्ष्य है मेरा। राजेश्वर जी, आपने कानून की पढ़ाई की और जितनी मेरी जानकारी आपने समाजशास्त्र में भी एमए किया है, तो समाजशास्त्र के बाद अब राजनीति जो शास्त्र है, उस राजनीति शास्त्र में आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर की राजनीति जो विकास का जिक्र होते हुए आगे बढ़ने की बात तो हो रही, लेकिन असल में कहा जाता है कि विकास सिर्फ कहने को हो जाता है, मुद्दे वहीं आ जाते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बेल्ट में या फिर बिहार जैसे राज्यों में कि जातिगत समीकरण होता है, धार्मिक समीकरण होता है। ये जो झंझावत है, ये टूट नहीं पा रहा अभी भी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा अकेला राज्य है जहां 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं। 10 शहरों में मेट्रो चलने जा रही है, 4 में चल चुकी है। 5-5 एक्सप्रेसवेज बन गए हैं चालू। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे स्थान पे आ चुका है। देश की आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जो बजट पहले 3.5 लाख करोड़ का होता था, उत्तर प्रदेश का बजट आज 8.5 लाख करोड़ का है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बेटियों को सुरक्षा सम्मान मिल रहा है, और किसानों के ऋण माफ़ी हो रही है। उनके लिए एक से एक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। हर वर्ग का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है 5 वर्षों में, मैं नहीं समझता किसी भी राज्य में कभी इतना विकास आज तक हुआ। जिस आधार पर चुनाव की बात होती है राजेश्वर जी, आज दूसरे चरण का रण चल रहा है। एक किसानों का बड़ा मुद्दा था, प्रथम चरण में हमने देखा उसको अपने आप में विपक्ष ने बहुत भूमिका के तौर पर उभार कर देखा कि हाँ, यही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि फर्स्ट फेज फिर सेकंड फेज का आज का दौर, उसमें बीजेपी के लिए उतनी चुनौती कोई नहीं है, या चुनौती है? क्योंकि राजनीति में चुनौती हमेशा स्वीकार करनी चाहिए और आपकी पार्टी स्वीकार करती भी है। नहीं, अभी कहीं कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को चुनौती बता रही है, पिछली बार भी जनता ने इसको नकार दिया था, 50 से कम सीटें आई। फिर से समाजवादी पार्टी उन्हीं अपराधियों के, उन्हीं माफियाओं को, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने जेल भेज रखा है विभिन्न घोटालों में, उन्हीं के परिवार के बल पे चुनाव लड़ रही है, उन्हीं को चुनाव लड़ा रही है। जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं, 60 मुकदमे हैं, 70 मुकदमे हैं, अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे गायत्री प्रजापति हो, इन्हीं का परिवार चुनाव लड़ रहा है। जनता ये जानती है कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद इनका क्या ध्येय है, ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, इनको क्यों सत्ता चाहिए। इनको सत्ता चाहिए बनने के बाद भ्रष्टाचार करने के लिए, इनको सत्ता चाहिए जनता का पैसा लूटने के लिए, इनको सत्ता चाहिए अपने मुकदमे खत्म करने के लिए, इनको सत्ता चाहिए जमीनों पे कब्जे करने के लिए। जनता इनको पहले भी नकार चुकी है और फिर से 23 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, पहले चरण का हो चुका है, इनको पूर्णतः फिर से नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। राजेश्वर जी, कानून व्यवस्था का आपने जिक्र किया, अपराध का आपने जिक्र किया, खुद पुलिस सेवा करते हुए आपने कई ऐसे अपराधियों को ढेर भी किया, सलाखों के पीछे भेजा, इसी वजह से राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से आपको नवाजा भी गया उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जरिए। लेकिन मौजूदा दौर में, जब आपका वो दौर था जब रतन सिंह हो, इतना बड़ा नाम था अपराध जगत में, पासी हो, राका पासी या फिर काला, वो तमाम किरदार जिनको आपने ढेर किया, लेकिन आज भी कई ऐसे नाम हैं जिसको आप भी गिना रहे हैं या फिर भविष्य में कुछ ऐसे और नाम उभर सकते हैं। लगता है आपको कि हां, कानून व्यवस्था ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस सरकार के दौर में? इतना काम कम से कम इस पर हुआ है कि जनता के जहन में वो सुरक्षा का भाव है, या फिर उनको ये लगता है कि हां, इस सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर एक ठोस कदम उठाया गया? 100% भले ना हो पाया हो, लेकिन कोशिश जारी है। नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कठोर कदम उठाए हैं। 44,000 से ज़्यादा लोगों को गैंगस्टर एक्ट में बंद किया गया, 750 से ज़्यादा अपराधियों पर रासुका लगाई गई, 150 से ज़्यादा शातिर अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए, 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इन माफियाओं की जब्त की गई। इसी कारण उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है, अमन चैन है, बेटियां सुरक्षित हैं,
व्यापारी सुरक्षित है। देश विदेश की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आके आज निवेश कर रही हैं। 4,68,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है। हर बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में, चाहे सैमसंग हो, चाहे एडिसन मोटर्स हो, चाहे एग्रेट हो, सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आके अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, युवाओं को नौकरी मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामना आपको भी। आप भी चुनाव में उतरने वाले हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। आज भी आपको प्रचार करने के लिए जाना है बहुत जगहों पर, समय कम है। बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश्वर सिंह जो कि पुलिस सेवा में तो रहे, लेकिन अब राजनीति की सेवा करने आए, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी, लेकिन उसके साथ साथ लखनऊ में प्रचार का जिम्मा भी उनको दिया गया। उनका विश्वास है कि कई ऐसे मुद्दे हैं सरकार में जिसके आधार पर जनता वाकई उनका चुनाव करेगी, लेकिन चुनौती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।